नमस्कार, मैं प्रभात रंजन दी। देश के 3 महत्वपूर्ण घटनाक्रमों ने हमारे सिस्टम की घोर लापरवाही और गैर जिम्मेदारी को लेकर काफी चिंता में डाला है। इस गैर जिम्मेदारी में मीडिया की लापरवाही भी शामिल है, जिसने ऐसे गंभीर मामलों को हाईलाइट करने का प्राथमिक दायित्व भी नहीं निभाया। यह मीडिया की भूल नहीं, यह मीडिया की मक्कारी है। चलिए पहले आते हैं दुबई एयर शो में हुए तेजस लड़ाकू विमान हादसे पर, जिसने वायुसेना के एक मेधावी पायलट विंग कमांडर नमान सयाल की बेशकीमती जान ले ली। आत्मनिर्भरता के नाम पर सेना और स्वास्थ्य पर तमाम दुष्प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन मीडिया इस पर ध्यान नहीं दे रहा। भारत में सेना और स्वास्थ्य आम लोगों से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। अपने देश में नेताओं के बच्चे, पूंजीपतियों के बच्चे, नौकरशाहों के बच्चे न सेना में जाते हैं और न यह नामदार जमात सरकारी अस्पतालों में इलाज ही कराती है। देश का आम आदमी सेना में जाता है और देश का आम आदमी ही इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों में धक्के खाता है। सैनिक और आम नागरिक निरीह प्राणी है, इसीलिए सत्ता के तमाम दुष्प्रयोगों का शिकार है। बेहतर इलाज का नारा देकर आम नागरिकों को गलत दवाइयां दी जा रही हैं और क्लिनिकल ट्रायल के नाम पर जहरीले इंजेक्शन ठूसे जा रहे हैं। सेना को मजबूत करने का नारा देकर उसे पंगु बनाने के सारे उपक्रम किए जा रहे हैं। सेना की गौरवशाली वेटनरी कोर और सैन्य छावनियों को खत्म करने के बाद सैनिकों की रीढ़ नष्ट करने वाली अग्निवीर जैसी वाहियात योजना लागू कर दी गई। निरीह सेना क्या बोले? अनुशासन के नाम पर सत्ता की अराजकता बर्दाश्त करे। सिविलियन सरकारी कर्मचारी होते तो सरकार के छक्के छुड़ा देते, लेकिन सेना क्या करे? सैनिक न संगठन बना सकते हैं, न विरोध कर सकते हैं, न हड़ताल कर सकते हैं और न कुछ बोल सकते हैं। संवैधानिक अधिकारों से सेना पूरी तरह बेदखल है। संविधान की कस्में खाने वाले सत्ताधारी नेता सैनिकों के संवैधानिक अधिकार के प्रति बिल्कुल संजीदा नहीं है और संविधान पॉकेट में लेकर चलने वाले नेताओं की प्राथमिकताएं तो कुछ और ही हैं। देखिए, आत्मनिर्भरता की नीति बहुत ही सकारात्मक है। यह देश को अपने संसाधनों, तकनीक और क्षमता पर भरोसा करने की प्रेरणा देती है, लेकिन जब इसे सेना और स्वास्थ्य जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में इमैच्योर यानी अपरिपक्व तरीके से लागू किया जाता है तो इसके दुष्परिणाम सामने आते हैं। वास्तविक क्षमता की समीक्षा किए बगैर और बिना पर्याप्त परीक्षण के हथियार या उपकरणों को स्वदेशी बताकर लागू करना, गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों की अनदेखी करना, राजनीतिक लाभ के लिए आत्मनिर्भरता का प्रचार करना आत्मघाती साबित होता है, जैसा दुबई एयर शो में हुआ या जैसलमेर में हुआ। आत्मनिर्भरता का मतलब केवल देसी उत्पादन से नहीं, बल्कि उसके लिए गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही भी उतनी ही आवश्यक है। अगर इन मूल्यों की अनदेखी होती है तो यह आत्मनिर्भरता नहीं, आत्मघाती बन जाता है। इसका खामियाजा निर्दोष सैनिकों और पायलटों को अपनी बेशकीमती जान देकर भुगतना पड़ता है। आत्मनिर्भरता की नीति में यह अनिवार्य किया जाना चाहिए कि नेता, पूंजीपति और नौकरशाहों की संतानें भी सेना में भर्ती हों। सेना केवल मध्यवर्गीय पड़ाव न रहे। भर्ती की नीति बदली तो आत्मनिर्भरता की स्थिति भी बदल जाएगी। तब यह अधिक गुणवत्ता और जवाबदेही से परिपूर्ण हो जाएगी। आप इसका आशय समझ ही रहे होंगे। थोड़ा कहना, अधिक समझना। देश का आम नागरिक, जिसे जनता कहते हैं, वह देख रहा है कि शासक, प्रशासक, पूंजी वर्ग खुद उन संस्थानों में शामिल नहीं होता जिसे वह जनता के लिए बनाता है। इससे आम नागरिकों का भरोसा कमजोर हुआ है। आम नागरिक खुद को दूसरे या तीसरे दर्जे का नागरिक समझने लगा है। सेना में अग्निपथ या अग्निवीर योजना लागू किए जाने से ऐसी ही स्थिति पैदा हुई है। इससे सेना के साथ साथ समाज में गंभीर असंतोष पैदा हुआ है। सत्ता के दबाव और लीपापोती के बावजूद यह असंतोष दबा नहीं है। भले ही पूर्व सेनाध्यक्ष और सीडीएस जनरल विपिन रावत नहीं रहे,
लेकिन सेना के साथ सत्ता के दुष्प्रयोगों पर उनका विरोध असर दिखा गया। आखिरकार सेना को अग्निवीर योजना के संशोधन की सिफारिश भारत सरकार से करनी ही पड़ी। यहां तक कि सत्ताधारी गठबंधन के सहयोगी दल जेडीयू और एलजेपी ने भी अग्निवीर योजना की आलोचना की है। भारतीय सेना ने अग्निवीर की सेवा अवधि 4 साल से बढ़ाकर 8 साल करने और परमानेंट किए जाने का प्रतिशत 25 से बढ़ाकर 70% करने की सिफारिश की है। लेकिन भारत सरकार सेना की सिफारिश दबाए बैठी है। भारतीय सेना अग्निवीर योजना को सेना की लड़ाकू क्षमता और स्थिरता के रास्ते का सबसे बड़ा अड़चन मानती है। लेकिन भारत सरकार इस योजना को बनाए रखना चाहती है ताकि उसे पेंशन न देना पड़े। नेता अपनी पेंशन बढ़ाता रहे, लेकिन सैनिकों को पेंशन न मिले। नेताओं का यह स्वार्थ देशघाती साबित हो रहा है। खैर, आते हैं गैर जिम्मेदारी की पहली घटना पर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL में बना तेजस विमान दुबई एयर शो में अपनी खोखली आत्मनिर्भरता का प्रमाण दे गया। पिछले साल जैसलमेर में तेजस विमान के क्रैश होने की घटना से सीख लेनी चाहिए थी, लेकिन आत्मनिर्भरता की पिनक में वही तेजस विमान दुबई एयर शो में भेज दिया गया और भारत की आत्मनिर्भरता पूरी दुनिया के सामने चिंदी चिंदी होकर बिखर गई। देश ने होनहार वायुसेना अधिकारी विंग कमांडर नमान सयाल को गंवा दिया। इस नुकसान की भरपाई किस आत्मनिर्भरता से होगी? भारत सरकार और रक्षा मंत्रालय देश को यह बताए। दुबई एयर शो में तेजस विमान के क्रैश होने के कारणों पर सरकार चुप्पी साधे हुई है। जिस तरह अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे की जवाबदेही मरहूम पायलट सुमित सभरवाल पर डाल दी गई, वैसे ही दुबई हादसे में भी शहीद विंग कमांडर के सिर पर ही ठीकरा फोड़ा जाएगा, इसकी पूरी संभावना है। जबकि वैमानिकी की दुनिया में तेजस विमान के निर्माण की गंभीर खामियों पर चर्चा सरगर्म है। निगेटिव जी मैन्यूवरिंग के दौरान तेजस ने अपनी स्टेबिलिटी खो दी और फ्लाइट पैरामीटर्स को रिकवर करने में फेल हो गया। पायलट को इजेक्शन का भी मौका नहीं मिल पाया। तेजस के अचानक फेल होने के संभावित कारणों में स्टॉल यानी तेज मैन्यूवरिंग के दौरान विमान का पर्याप्त लिफ्ट खो देना, अचानक पावर इंटरप्शन या डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम की खराबी मानी जा रही है। इन्हीं कारणों से जैसलमेर में भी तेजस दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। दुबई की घटना ने भारत की स्वदेशी लड़ाकू विमान परियोजना पर गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। जबकि भारत सरकार तेजस विमान को निर्यात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन प्रयासों पर फिलहाल विराम लग गया है। सैन्य उड्डयन क्षेत्र की लापरवाही देखने के बाद आते हैं नागरिक उड्डयन क्षेत्र की आपराधिक लापरवाही पर। जिस तरह तेजस विमान हादसे को लेकर सरकार लुका छिपी का खेल खेल रही है, ठीक उसी तरह अहमदाबाद में एयर इंडिया 787 विमान हादसे को लेकर भी किया गया। सरकार और DGCA दोनों ने यह छुपाए रखा कि वह विमान पिछले कई दिनों से बीमार चल रहा था। उसमें कई तकनीकी खामियां पाई गई थी, लेकिन उसका इलाज किए बगैर उसे सैकड़ों यात्रियों को लेकर उड़ान भरने की इजाजत दे दी गई। मेंटेनेंस रिकॉर्ड से यह उजागर हुआ है कि बोइंग 787 लगभग 2 दिनों से कई इलेक्ट्रिकल खराबियों से जूझ रहा था। हादसे के पहले की उड़ान में विमान को हार्ड लैंडिंग का भी सामना करना पड़ा था। हैरत की बात यह है कि क्रैश से कुछ घंटे पहले ही विमान का स्टेबलाइजर मोटर ट्रिम सिस्टम खराब हो गया था, जिसे जल्दी जल्दी बदला गया था। मेंटेनेंस लॉग से यह पुष्टि हुई है कि हार्ड लैंडिंग के बाद स्टेबलाइजर पोजीशन, ट्रांसड्यूसर और हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर इलेक्ट्रिक मोटर कंट्रोल यूनिट दोनों ही खराब हो गए थे। उसे आनन फानन बदला तो गया, लेकिन बिना चेकिंग और रीचेकिंग की औपचारिकता पूरी किए उसे उड़ान के लिए रवाना कर दिया गया। उसका क्या नतीजा निकला, यह सामने है।
उस बोइंग विमान के फायर इनर्टर और नाइट्रोजन जनरेशन सिस्टम को इंजीनियरों ने हादसे से 2 दिन पहले ही ऑफलाइन कर दिया था और इसे हाई रिस्क फॉल्ट बताया था। लेकिन दुखद तथ्य यह है कि एयर इंडिया 787 ड्रीमलाइनर के अहमदाबाद से उड़ान भरने के समय फायर इनर्टर काम नहीं कर रहा था। हादसे के महज 3 दिन पहले 9 जून को विमान में एक और डिजिटल इलेक्ट्रिकल नेटवर्क फॉल्ट पकड़ा गया था। इन खामियों ने टेक ऑफ के दौरान जोखिम को काफी बढ़ा दिया था। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB की शुरुआती रिपोर्ट बताती है कि विमान के लिफ्ट ऑफ के ठीक बाद दोनों इंजन के फ्यूल कंट्रोल स्विच 1 सेकेंड के अंतर पर रन से कट ऑफ पर चले गए। इससे विमान के पायलट स्तब्ध रह गए। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की जांच से यह खुलासा हुआ है कि एक पायलट दूसरे से घबराहट में पूछ रहा था कि फ्यूल सप्लाई क्यों काट दी। दूसरे पायलट ने हैरत भरा जवाब दिया था कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। अचानक हुए इस कट ऑफ से दोनों इंजन कुछ ही सेकंड में बंद हो गए और विमान धराशायी हो गया। अंदरूनी जांच से यह पता चला कि एयर इंडिया का वह विमान हादसे के पहले के 48 घंटों से 3 बड़ी इलेक्ट्रिकल खराबी के साथ चल रहा था। इसके बावजूद एयरक्राफ्ट को कमर्शियल सर्विस के लिए क्लियरिंग क्यों दे दी गई? यह एक बड़ा और गंभीर सवाल है, लेकिन इसका जवाब तलाशने के बजाय सरकारी लीपापोती जारी है। तीसरी घटना तो प्रशासनिक गैर जिम्मेदारी का बेजोड़ चुटकुला है। क्या आप विश्वास करेंगे कि एयर इंडिया का एक बोइंग विमान पिछले 1 दशक से लापता था, लेकिन सरकार को उसका पता ही नहीं था। एयर इंडिया जब भारत सरकार के अधीन था तभी विमान लापता हो गया था। पिछले दिनों वह लापता विमान कलकत्ता एयरपोर्ट के एक कोने में पड़ा मिला। कहीं यह विमान अपनी गुमशुदगी के दरमियान गुपचुप तरीके से ऑपरेट तो नहीं हो रहा था? यह संदेह भरा सवाल खुफिया एजेंसियों का है, जिसका जवाब तलाशा जा रहा है और छानबीन की जा रही है। दुखद आश्चर्य यह है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय से लेकर एयर इंडिया प्रबंधन तक ने लापता विमान की कोई सुध ही नहीं ली। VTEHH के नाम से रजिस्टर्ड बोइंग 737 विमान वर्ष 1982 में इंडियन एयरलाइंस को दिया गया था, जो बाद में एलायंस एयर के साथ ऑपरेट हुआ। 2007 में एयर इंडिया ने इसे फ्रेट सर्विस में बदल दिया। यह इंडिया पोस्ट टाइटल के साथ उड़ता था, लेकिन 2012 से ही वह लापता हो गया। एयरलाइन के फिक्स्ड एसेट डॉक्यूमेंटेशन से भी वह विमान रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। विडंबना यह है कि एयर इंडिया के 2 बोइंग विमान एक साथ एक ही समय पर गायब हुए थे, लेकिन उनमें से एक VTEGG कलकत्ता से ही मिला, जिसे बाद में राजस्थान ले जाया गया और वहां वह खाटू में हाई फ्लाई एयरक्राफ्ट रेस्टोरेंट के रूप में अपनी ख्याति कमा रहा है। जबकि दूसरा विमान कलकत्ता में ही करीब 1.5 दशक तक गायब रहा। अब जाकर उसका पता चलने के बाद उसे बेंगलोर ले जाया गया है, जहां वह एवियोनिक्स इंजीनियरिंग के छात्रों की प्रायोगिक पढ़ाई का हिस्सा बनेगा। अब तो कलकत्ता एयरपोर्ट ने एयर इंडिया से करोड़ों रुपए की पार्किंग फीस भी मांग ली है ना विचित्र किंतु सत्य यह अजीबोगरीब मामला। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।